हेलो दोस्तों। तो आज हम कक्षा 8वीं की वसंत किताब का तीसरा पाठ बस की यात्रा पढ़ेंगे, जिसके लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। यह रचना एक व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई रचना है। व्यंग्यात्मकता का अर्थ है ऐसी रचना जिसे पढ़कर हंसी आए। व्यंग का अर्थ हम एक तरीके से कह सकते हैं कि किसी पर ताना कसना या तंज कसना। इसमें लेखक ने यह चर्चा करनी चाहिए कि किस प्रकार पुराने घिसे हुए और जर्जर अवस्था के वाहन सड़कों पर चलते हैं। उनके मालिक धन के लोभ में उनमें नवीनीकरण किए बिना उन्हें निरंतर चलाते रहते हैं। लोगों के जान माल के बारे में उन्हें कोई चिंता नहीं होती। तो बस की यात्रा पाठ के माध्यम से लेखक ने परिवहन व्यवस्था के ऊपर एक व्यंग किया है कि किस तरीके से बुरी से बुरी हालत के परिवहन भी आज के समय में भी सड़कों पर लगातार चलाए जा रहे हैं। और जो परिवहन व्यवस्था को देखने वाले अधिकारी हैं, उन्हें सिर्फ धन का लोभ है। उन्हें आम जनता के जीवन की कोई परवाह नहीं है। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। पहला पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। तो ये पहला पैराग्राफ था। इसका हम थोड़ा अर्थ समझते हैं। लेखक व उनके मित्र कंपनी के काम से पन्ना गए हुए हैं। वापसी में उन्हें जबलपुर से गाड़ी लेनी थी, जो सुबह उन्हें घर पहुंचाती। उन्होंने पन्ना से सतना कंपनी की बस में जाना चाहा, क्योंकि सतना से गाड़ी मिलती है। अब ये जो आखिरी बस है, वही एक बस है जो उन्हें समय पर जबलपुर पहुंचा सकती है, मतलब उनके उनके घर पहुंचा सकती है। इस बस की दशा अत्यधिक जर्जर है। वह बिल्कुल एक बुजुर्ग व्यक्ति की तरह है। उसे देखकर ही ऐसा आभास होता है कि वह चलेगी भी कि नहीं। ऐसा लगता है कि यदि इस बस में बैठेंगे तो इसे कष्ट होगा। या तो केवल पूजा के योग्य थी, इसमें कैसा बैठा जा सकता है। तो जैसे कि आपने यहाँ देखा कि जो सेकंड लास्ट लाइन है, उसमें ये लिखा गया है कि लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। तो यहाँ पर एक बस डाकिन है, एक व्यंग किया गया है, जिसमें बस को कहीं ना कहीं घातक बताया गया है। लोगों ने उन्हें सभी 5 मित्रों को ये सलाह दी थी कि आप इस बस में ना सफ़र करें और थोड़ी समय और वेट कर लें। पर जाना भी ज़रूरी था, इसलिए सभी लोगों ने कहीं न कहीं इसी से जाना सही समझा। और आखिर में जब उन्होंने ये बस की हालत देखी, तो उन्हें ऐसा लगा कि ये किसी बुज़ुर्ग की भांति है। इसे पूजा करने योग्य है, पूजा जाना चाहिए, ना कि इसे सड़क पर चलाया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वायुवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इस बस की जो दशा है वो अत्यधिक जर्जर थी। वह बिल्कुल एक बुजुर्ग की भांति थी। जैसे कि बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं तो हम उनकी काफ़ी ज़्यादा केयर करते हैं, है ना। तो वैसे ही जो बस की अवस्था है वो इस तरीके की थी कि उसकी हर एक अस्थि पंजर कह लीजिए, हर एक पुर्जा इस तरीके से था कि पता नहीं कब कोई कैसा हादसा हो जाए। उसे देखकर ही ऐसा आभास होता था कि बस चलेगी कि नहीं। ऐसा लगता था कि यदि इस बस में बैठेंगे तो इसे कष्ट होगा। आमतौर पर हम बस आरामदायक होती है, यात्रियों को आराम देने के लिए होती है, पर यहाँ पर एक व्यंग के तौर पे कहा गया है कि ऐसा लगता था कि यदि इस बस पर बैठेंगे तो हम बस को ही कष्ट पहुँचाएंगे। आगे बढ़ते हैं।
बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, आपने अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गज़ब हो गया, ऐसी बस आपने अपने आप चलती है। तो यहाँ पर जो लेखक हैं और उनके जो मित्र हैं, वो आपस में हंसी ठिठोली करके या बस पे व्यंग करके जो उस बस के साथ जो हिस्सेदारी मतलब जो कंपनी के मालिक हैं या जिनकी वो बस है, उनके जो हिस्सेदार हैं जो साथ में ही सफ़र कर रहे हैं, उन पे ये तंज कस रहे हैं कि यह बस चलती भी है? तो वो बोलते हैं कि हाँ भाई चलती है। तो वो बोलते हैं कि देखने से तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि चल पाएगी या नहीं, पर आप जब कह रहे हैं कि ये चलती है तो ये काफ़ी आश्चर्यजनक बात है। हम आगा पीछे करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। उन्हीं में से लेखक के जो मित्र हैं, 5 मित्र हैं, उन्हीं में से एक मित्र ने कहा कि भाई चलो, डरो मत, बस अनुभवी है, मतलब काफ़ी पुरानी है, तो उसे यात्रियों को ले जाते हुए काफ़ी समय हो गया है, काफ़ी अनुभव हो गया है। नई नवेली बसों में ज़्यादा विश्वसनीय नहीं होती। नई नवेली जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी काम जब हम शुरू में करते हैं तो हमें गलतियाँ होने का काफ़ी डर रहता है, पर हम वही काम लगातार करते चले जाते हैं तो हमें उस चीज़ की आदत हो जाती है, एक्सपीरियंस हो जाता है। तो यहाँ पर जो डॉक्टर मित्र हैं लेखक के, उन्होंने ये कहा है कि यह एक अनुभवी बस है जो विश्वसनीय है। जो नई बसें होती हैं उन पर विश्वास करना सही नहीं है, पर इस पर हम विश्वास कर सकते हैं। हमें यह बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। आगे बढ़ते हैं। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वह इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, आदमी की चूक करने के लिए एक निर्मित चाहिए। अब यहाँ पर जो बस के यात्रियों को छोड़ने आए थे बस अड्डे तक या बस में सवार होने से पहले, वो सभी यात्रियों के जो परिजन हैं, वो सभी यात्री को इस तरीके से देख रहे थे जैसे कि वह उनको आखिरी बार मिल रहे हैं, जैसे कि उन्हें वो अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा रहता है। यहाँ पर वो जीवन और मृत्यु की बात कर रहे हैं। आना जाना तो लगा रहता है, जो आया मतलब जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु पाना निश्चित है, चाहे वो राजा हो, रंक हो या कोई फ़कीर हो। ठीक है? इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसी सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे थे। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। यहाँ पर जब बस शुरू हुई, जैसे ही वो स्टार्ट होती है तो ऐसा लगता है जैसे कि सारी बस ही इंजन है। जैसे कि आपने भी बसों में सफ़र किया होगा तो आप ये जानते होंगे कि किस तरीके से जब हम बस में सफ़र करते हैं, बस शुरू होती है, तब इंजन में थोड़ी सी गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है और उसमें हल्का सा कंपन होता है ना, वाइब्रेट होती है। तो जब बस शुरू होती है तो पूरी बस हिलने लगती है, ठीक है, और गड़गड़ की आवाज़ आने लगती है। और बस में कांच बहुत कम बचे हुए हैं, जो बस में कांच लगे होते हैं खिड़कियों में वो कम बचे हुए हैं, और उन कांचों का भी कोई भरोसा नहीं कि वो यात्रियों पे कब गिर जाए, क्योंकि बस की अवस्था काफ़ी ज़्यादा जर्जर है, बहुत बुरी है। इसके कारण सभी लोग उन कांचों से अपने आप को बचाने के लिए, ताकि उन्हें चोट ना लग जाए, दूर खिसक जाते हैं और उन सभी को ऐसा लगता है कि वो किसी इंजन में बैठे हैं। आमतौर पर देखा जाए तो बस हमें आराम प्रदान करने के लिए होती है, पर यहाँ पर सभी यात्री अपनी जान बचा रहे हैं उस बस में बैठने के बाद, और सबको ऐसा लग रहा था जैसे कि उनकी सीट के नीचे ही इंजन है। आगे देखते हैं।
बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और असत्य के आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी है, हर हिस्से दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता है कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। यहाँ पर जैसे कि ये कहा गया है कि बस का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं था या ऐसा हिस्सा नहीं था जो पूरी तरीके से काम कर रहा हो। सभी पूरी बस में ही खराबी थी, जिसके कारण उन सभी यात्रियों को, मुख्यतः लेखक और उसके जितने भी मित्र हैं, उन सभी को गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन की याद आ जाती है। असहयोग आंदोलन आप लोगों ने अपनी सोशल साइंस के विषय में पढ़ा होगा। असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने क्या कहा था कि अंग्रेज़ों के द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं को ना खरीदो और उनको सहयोग प्रदान ना किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर गांधी जी के असहयोग आंदोलन व सविनय आंदोलन को याद करते हुए उन्होंने ये बात कही है। 8-10 मील चलने के बाद बस थोड़ी सहज हो गई, जैसे उसके सारे हिस्से के पुर्जों का भेदभाव समाप्त हो गया हो और वह तालमेल से चलने लगी हो। थोड़े समय बाद अब हमें जनरली हम देखते हैं कि हम जब भी कभी ऐसा कुछ काम करते हैं तो हम अपने आप ही सामने कंडीशन को देखते हुए अपने आप को उस कंडीशन में ढालने की कोशिश करते हैं। तो 8-10 मील काफ़ी लंबा सफ़र होता है। तो लेखक और जितने भी यात्री हैं और लेखक के जितने भी दोस्त हैं, उन्होंने अपने आप को इस पूरी कंडीशन में अपने आप को ढाल लिया था और आपस में तालमेल बैठा लिया था। लेखक को ऐसा लगा कि जैसे यह बस गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की भांति कर रही हो, जिसमें गांधी जी ने अंग्रेज़ों द्वारा नमक पर टैक्स लगाने के कारण विरोध किया। उस समय भारतीय वर्ग व जाति भेद में जकड़े थे। अलग अलग धार्मिक संप्रदाय गुटों आदि के कारण देश विखंडित था, लेकिन गांधी जी ने कुशल ड्राइवर की भांति सभी को एक करने का प्रयास करके दांडी यात्रा कर समुद्र तट पर नमक बनाकर अंग्रेज़ों को सबक सिखाया था। जैसे कि आप जानते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने नमक कानून बनाकर, नमक पर जैसे कि आप जानते हैं पहले टैक्स लगा करता था, तो उस नमक के ऊपर कानून को हटा के, टैक्स को हटाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी और सभी लोगों को इकट्ठे लाने का प्रयास किया था। तो गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन का ड्राइवर कहा जा सकता है, क्योंकि वो एक संचालक के तौर पे वहाँ पे काम कर रहे थे। उसी प्रकार ये जो बस है वो भी कहीं ना कहीं सभी यात्रियों के लिए सबको एक साथ लेकर चलने और उनको अपने गंतव्य तक पहुँचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अपने आप को जिम्मेदार मानते हुए लोगों को ले जा रही है।